हेलो एवरीवन, हमने फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर क्वांटम केमिस्ट्री खत्म कर लिया है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था तब भी हमने बात की थी कि हमारे सेक्शन ए में दो चैप्टर्स आते हैं, फिजिकल क्वांटम केमिस्ट्री जो हम कर चुके हैं, और दूसरा उस सेक्शन का पार्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। से नाम से पता लग रहा है एक बार साइड पे हमें बात करनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज की और उससे क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर निकालने के कई सारे मेथड होते हैं, पर जनरली हम दो मेथड्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जो हमारा फर्स्ट मेथड होता है किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर निकालने के लिए, वो बेस्ड होता है फिजिकल प्रॉपर्टी पे। तो सब्सटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बेस किस पे है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे, जैसे कि मोलर रिफ्लेक्शन, डाइपोल मूवमेंट, ऑप्टिकल एक्टिविटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, एंड पैराकोर। बेसिक स्ट्रक्चर निकालने के लिए हम ये फिजिकल प्रॉपर्टीज यूज करते हैं किसी भी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर निकालने के लिए। मॉलिक्यूलर रिफ्रैक्शन, डाइपोल मूवमेंट, पैराकोर, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। इसमें से हम पैराकोर पहले पढ़ चुके हैं। पैराकोर आपने पढ़ा था सरफेस टेंशन में फर्स्ट ईयर में। जहां सरफेस टेंशन पढ़ते हैं वहां इनकी पैराकोर वैल्यू निकालते हैं, हम पी से स्क्वायर ब्रैकेट में पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी भी आप पहले पढ़ चुके हैं, डाइपोल मूवमेंट के बारे में भी पता है, ठीक है। ससेप्टेबिलिटी हम यहाँ पे नया पढ़ेंगे, फिर मोलर रिफ्रैक्शन है, ठीक है। ये तो एक मेथड है जो किस पे बेस है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी पे। ऐसे ही एक जो कॉमन मेथड हम यूज करते हैं वो होता है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यूज करते हैं रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हमारी यूवी आती है, रमन, एनएमआर, ये सारे हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं। रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक जिसमें हमारी आती है यूवी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एनएमआर, ठीक है। इसके लिए हमारा पूरा एक चैप्टर है जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला, उसमें पढ़ेंगे। यहाँ हम फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये टर्म्स आपने पहले भी पढ़ी है। वाइब्रेशनल मीन्स IR जो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ी है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स UV, एनएमआर जो आप ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं, ऐसे ही रमन आती है और रोटेशन होती है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक अलग चैप्टर है। इस चैप्टर में हम सिर्फ यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। मीन्स ये चैप्टर हो या नेक्स्ट चैप्टर हो, दोनों में निकालना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही है, बट एक में फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे और एक में स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस पे। यहाँ हम मेनली बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की, ठीक है। कैसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे निकाल सकते हैं। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ये होती है एडिटिव एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूटिव। एडिटिव भी होती हैं और क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूटिव भी होती हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी मीन्स जो इनके पास जो प्रॉपर्टी का टोटल वैल्यू आएगी वो सम होगा एटम्स। जो ओवरऑल सम निकालना है, जो भी मैंने प्रॉपर्टी निकालनी है, जैसे हमने पैराकोर में भी किया है, तो पैराकोर में जिसकी वैल्यू निकालनी होती थी उनके जितने भी एटम होते थे उनकी पैराकोर वैल्यू का सम कर दो तो टोटल जो कंपाउंड है उसकी पैराकोर वैल्यू आ जाती थी। ये आपने फर्स्ट ईयर में किया। तो इसका मतलब है ये क्या है, एक एडिटिव प्रॉपर्टी। ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूटिव होती है ये डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल।
मीन्स उसमें बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड्स की पोजीशन क्या है, बॉन्ड्स कैसे हैं, डबल है, सिंगल है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें 5 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, इन सब चीजों के ऊपर। ठीक है, तो एडिटिव मतलब जितने हमारे पास एटम्स है उसके उन सब का सम यानी एडिटिव प्रॉपर्टी। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब जो हमारे सारे एटम्स हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है, कि उनमें डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, या उनमें 5 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, किस तरह के, उसके बेस पर हम इनको निकालेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 हमारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। तो हमारे सिलेबस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये कॉन्स्टिट्यूटिव और एडिटिव वाला चीज आपने पैराकोर में की थी फर्स्ट ईयर में, जहां पैराकोर वैल्यू निकालते हैं इसकी। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, इसे पढ़ने से पहले हमें कुछ जनरल टर्म्स पढ़नी पड़ेंगे। उनमें से एक टर्म है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब देखो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। अगर हम कोई भी लाइट की बात करें वो हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। इनसे एक लाइट है, जनरली हम जब लाइट के सोर्स को बनाते हैं, ये मेरा लाइट का सोर्स है, तो मैं इसकी वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में ड्रॉ करती हूँ इस तरह से। ठीक है, अगर लाइन इसकी वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है तो ये प्लेन पोलराइज नहीं है। हमें क्या करना है, इसकी वाइब्रेशन को हर डायरेक्शन से कट करके सिर्फ एक प्लेन में रखना है, ताकि जो लाइट है वो सिर्फ एक प्लेन में आए, बाकी सारे प्लेन से वो क्या हो जाए, कट डाउन हो जाए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, अगर मैं इस लाइट को एक निकोल प्रिज्म में से पास कर दूं, जैसे मैंने ये लाइट लगाई है, ये मेरा कोई सोर्स है लाइट का। अब देखो ये लाइट का सोर्स है तो इसकी तो वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होगी, ये आ गई हर डायरेक्शन में इसकी वाइब्रेशन। अब ये वाइब्रेशन वाली लाइट को मैंने क्या करना है, यहां मैंने एक निकोल प्रिज्म लगाया, ये मेरा निकोल प्रिज्म है। ठीक है, तो जैसे लाइट इसमें से पास होगी तो लाइट क्या हो जाएगी, प्लेन पोलराइज हो जाएगी। मींस सारी डायरेक्शन की लाइट क्या हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी, मेरे पास सिंगल डायरेक्शन में लाइट बचेगी इस तरह से। ठीक है, अब किस डायरेक्शन में लाइट आएगी वो डिपेंड करता है हमारा निकोल प्रिज्म कैसे रखा हुआ है। जिस लाइन पे इसका पैरेलल होगा उसके पैरेलल वाली सारी पास आउट हो जाएंगी और रेस्ट जितनी होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, कट ऑफ हो जाएंगी। तो मेरे पास ये क्या आ गई, लाइट आ गई। तो यहाँ लाइट क्या होगी, मेरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होगी, ये प्लेन पोलराइज्ड। ठीक है, मीन्स वो लाइट जिसकी वाइब्रेशन क्या हो, ओनली इन वन प्लेन। ठीक है, एक प्लेन में होंगी, उसे क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब निकोल प्रिज्म ने क्या किया, इसे प्लेन पोलराइज बनाया, तो ये मेरा क्या हो गया, पोलराइजर। क्योंकि इसने ये काम किया ना, तो ये क्या बन गया, मेरा एक पोलराइजर। डन, तो ये आ गई मेरी पोलराइजर। अब आते हैं अपनी टर्म ऑप्टिकल एक्टिविटी पे। अब मैंने प्लेन पोलराइज लाइट ले ली। अब प्लेन पोलराइज लाइट को अगर हम किसी सब्सटेंस में से पास करें, ठीक है, अगर ये लाइट किसी एक सब्सटेंस में से पास हो और ये लाइट किसी ना किसी उस पे रोटेट हो जाए, ठीक है, अगर वो सब्सटेंस लाइट को क्या कर दे, रोटेट कर दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो जो मैंने लाइट करी ना प्लेन पोलराइज, यहां मैं कुछ सब्सटेंस लगा दूं, कोई सोल्यूशन लगा दूं, अगर वो सोल्यूशन में से पास होने के बाद रोटेट होगी कुछ एंगल से, तो मेरा सब्सटेंस क्या रहेगा, ऑप्टिकल एक्टिव। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जैसे क्वार्ट्ज, शुगर हमारे इस सब्सटेंस में आते हैं, क्वार्ट्ज हो गया, शुगर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ये रोटेट करेंगे प्लेन पोलराइज लाइट को आइदर टुवर्ड्स द लेफ्ट और टुवर्ड्स द राइट। अगर इन्होंने राइट की तरफ इसे रोटेट किया लाइट को, अगर लाइट राइट की तरफ रोटेट हो जाती है, तब हमारे पास ये जो सब्सटेंस होते हैं इन्हें हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और अगर ये लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करे तब हम इन्हें बोलते हैं लिवियो रोटेटरी। तो कैसे होगा, मैंने एक लाइट ली, नॉर्मल सोर्स ऑफ लाइट ले लिया,
मैंने इसे पास कर दिया यहां से अपने निकोल प्रिज्म में। ये मेरा निकोल प्रिज्म लगा दिया। इसने सबसे पहला काम क्या किया, लाइट को क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहां पर एक सब्सटेंस लगाना है। इसके अंदर मैंने कोई सोल्यूशन फिल कर लिया। सोल्यूशन फिल करने के बाद या तो वो लाइट को कुछ एंगल से लेफ्ट साइड पे कर देगा या राइट साइड पे रोटेट कर देगा। राइट साइड पे हो गया, या फिर कुछ एंगल से इस तरह से लेफ्ट साइड पे। इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरा सब्सटेंस क्या हो गया, ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, यहां मैंने कोई भी सोल्यूशन फिल करना है, इसने लाइट को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ये है रोटेशन ऑफ किसकी, प्लेन पोलराइज लाइट की। प्लेन पोलराइज लाइट को इसने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया कुछ एंगल से। तो ये मेरा सब्सटेंस क्या हो गया, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब टुवर्ड्स द राइट भी कर सकता है, टुवर्ड्स द लेफ्ट भी कर सकते हैं। अगर राइट है तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट है तो लीवो रोटेटरी है। अब कैसे पता चलेगा कि इसने किस डायरेक्शन में इसे रोटेट किया। तो हमने यहाँ पे एक निकोल प्रिज्म रखा है जिसने इसे क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कितनी एंगल से वो मतलब रोटेट हुई है या नहीं हुई है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एनालाइजर यूज करेंगे। फिर से मैं इसे बना रही हूं। सेम सोर्स ले लिया मैंने, निकोल प्रिज्म रखा, इसने लाइट को क्या कर दिया, प्लेन पोलराइज। चेक करने के लिए कि ये पोलराइज हुई भी कि नहीं हुई, तो हम उसे कैसे चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एनालाइजर। मैंने यहां पर 2 बार इस चीज को रिपीट किया। डन, यहां तक का पार्ट हम कर चुके हैं। सोर्स ऑफ लाइट, निकोल प्रिज्म ने उसे पोलराइज कर दिया, तो ये पोलराइजर है। अब मुझे चेक करना है कि जो लाइट है वो पोलराइज हुई भी है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, एक और निकोल प्रिज्म लूंगी। एक बार उसे बिल्कुल जैसा पहला रखा है उसके पहले रखूंगी, एक बार उसके परपेंडिकुलर रखूंगी। ठीक है, अब इसने क्या करना है, चेक करना है। इसने लाइट को पोलराइज कर दिया, इसने लाइट को चेक करना है, यानी एनालाइज करना है। तो ये क्या बन गया मेरा, एनालाइजर। अगर जो एक्सिस है वो प्लेन पोलराइज लाइट के पैरेलल है, बिल्कुल सिमिलर आ गया इसके, तो हमें लाइट एज सच दिखाई देगी। यहां हमारा आई पीस हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोस्कोप लगा हुआ है। ठीक है, तो आई से हम यहां चेक कर सकते हैं। इस केस में ये इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर प्रिज्म ने क्या किया था, अपने एक्सिस के पैरेलल वालों को पास होने दिया था, तो ये भी पास होने देता, पर ये तो इसके परपेंडिकुलर है, तो यहां हमें कोई लाइट नहीं दिखेगी। ठीक है, यहां हमें क्या दिखेगी, डार्कनेस। मींस अगर मैं इसे थोड़ा सा रोटेट कर दूं, एंगल को इसके पैरेलल लेके आऊं तो मुझे लाइट दिखाई दे रही है, इसके परपेंडिकुलर लेके आए तो दिखाई नहीं दी। इसका मतलब लाइट क्या हो चुकी है, पोलराइज हो चुकी है। इसने इसे पोलराइज किया, निकोल प्रिज्म ने, तो ये पोलराइजर है। इसने चेक किया, तो ये मेरा क्या, एनालाइजर। ठीक है, और अब लाइट ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस रखना है, तो दोनों प्रिज्म के बीच में मेरा क्या आ जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। और उससे हम उसकी क्या कर सकते हैं, रोटेशन को चेक कर सकते हैं। क्लियर, तो ये मेरी टर्म थी ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिसमें हमने पोलराइजर, एनालाइजर, डेक्स्ट्रो, लीवो और ऑप्टिकल सब्सटेंस के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट टर्म इज स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन मीन्स जो लाइट हमने पोलराइज कर दी, यहां देखो ना, लाइट पोलराइज हुई थी, वो किसी ना किसी एंगल से ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस में से जब पास हुई तो किसी ना एंगल से रोटेट तो हुई है ना। अब यहां पर हम उस एंगल की बात करते हैं। तो जिस एंगल से वो रोटेट होगी वो डिपेंड करेगा फ्यू फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर, सब्सटेंस का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। अब वो हमें पता है कि वो लाइट को रोटेट कर रहा है, इसका मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिव तो है ही। तो हम बात करें इसके नेचर की, कैसा नेचर है, डेक्स्ट्रो है, लीवो है। ठीक है, सेकंड, जो आपने सोल्यूशन फिल किया उसमें वो कितनी कंसंट्रेशन का है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन।
थर्ड लेंथ ऑफ सोल्यूशन, जिस ट्यूब में मैं रख रही हूं उसकी लेंथ कितनी है, वेवलेंथ, मैंने जो लाइट यूज किया उसकी वेवलेंथ कितनी है, और फिफ्थ पूरा प्रैक्टिकल हमने किस टेम्परेचर पे किया। तो जो हमारी स्पेसिफिक रोटेशन है वो इन 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला, जो हमारा सब्सटेंस है ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, उसका नेचर कैसा है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो है। जैसे आप ग्लूकोज पढ़ते हो तो ग्लूकोज पे लिखा था ग्लूकोन डी, दैट मीन्स वो क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, इस तरह से। तो कंसंट्रेशन कितनी ली है हमने सोल्यूशन की, लेंथ कितनी है जिस ट्यूब में मैंने उसे फिल किया, वेवलेंथ कितनी है लाइट की जो मैं यूज कर रही हूँ, और टेम्परेचर कितना है। तो इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज करो मैंने m ग्राम ऑफ सब्सटेंस लिया, तो m मेरा मास आ गया, वॉल्यूम मैंने ली v मेरी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अल्फा आ गया मेरा जिस एंगल से वो रोटेट हुई, एंगल ऑफ रोटेशन। ये मैंने कुछ टर्म्स अज्यूम कर ली। तो m आ गया मेरा कितने ग्राम सब्सटेंस लिया और कितनी वॉल्यूम में, तो कंसंट्रेशन आ जाएगी मेरी m/v। ठीक है, तो ऐसे लेंथ को मैं मान लेती हूँ लेंथ ऑफ ट्यूब। ये लेंथ हमेशा हम डेसीमीटर में यूज करते हैं, अगर सेंटीमीटर में भी है तब आप इसे डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मेरी अल्फा एंगल किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये अल्फा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड लेंथ। अब देखो मैंने इनमें से सिर्फ 2 फैक्टर लिए, अलग नहीं लिए। रीजन बीइंग, जब मैं पूरा प्रैक्टिकल करूंगी तो मैं हमेशा सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को अलग अलग करूंगी। ठीक है, तो नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। वेवलेंथ लाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। लाइट तो हम सेम यूज कर रहे हैं, उसकी वेवलेंथ पता होगी, वो फिक्स हो गई। टेम्परेचर कंडीशन भी हम मेंटेन करके रखेंगे, वो भी क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो दैट इज जो हमारी अल्फा है यानी एंगल ऑफ रोटेशन, वो इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करेगी। कंसंट्रेशन इज मास अपॉन वॉल्यूम, मैंने m ग्राम को v वॉल्यूम में किया तो m/v, लेंथ मैंने ले ली l। ठीक है, अब ये कांस्टेंट डायरेक्टली का साइन हटा के हम यहाँ कोई कांस्टेंट लेंगे। कांस्टेंट हमने किस पे लिया, टेम्परेचर और वेवलेंथ, क्योंकि दोनों हमारे फिक्स कर दिए, ml/v। ये आ गया हमारे पास। अब इस वैल्यू को लो, ये टर्म है हमारी स्पेसिफिक रोटेशन। इसे कहते हैं हम स्पेसिफिक रोटेशन। अब स्पेसिफिक रोटेशन को अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे लैम्डा, जो वेवलेंथ है वो मैं सोडियम लाइट यूज कर रही हूँ। ठीक है, सोडियम का वेपर लेंथ यूज किया, उसकी डी लाइन यूज कर रही हूँ। सोडियम की 2 लाइंस होती है ना, तो हमने उसकी डी लाइन को यूज कर लिया। लेट द टेम्परेचर जो मैंने लिया 25 डिग्री, तो मेरी स्पेसिफिक रोटेशन क्या हो जाएगी, लैम्डा की जगह डी और टेम्परेचर की जगह 25 डिग्री। तो मैं इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी, इसे बोलते हैं हम स्पेसिफिक रोटेशन। अब स्पेसिफिक रोटेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, यहां से हम इसे निकाल लेते हैं। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू अल्फा ये v अपॉन m इंटू एल, या जगह नीचे। ठीक है, अब सपोज करो जो मैंने सब्सटेंस लिया है, m की वैल्यू मैंने ले लिया 1 ग्राम, 1 ग्राम मैंने डिसोल्व कर लिया, वॉल्यूम मैंने ले ली 1 ml। लेंथ की जो ट्यूब है, ट्यूब जो मैंने लिया वो 1 डेसीमीटर ले ली मैंने। ठीक है, तीनों 1 1 1 लिख लिए। तो अगर मैं इसे पुट करूं इसमें, तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा के बराबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस वाले में पुट कर दिया, नीचे वाले में v1 m1 l1, तो मेरे ये दोनों वैल्यू क्या होगी, बराबर आ गई। तो अब डिफाइन कैसे करेंगे, ये क्या है स्पेसिफिक रोटेशन, ये क्या है एंगल ऑफ रोटेशन, ये मास है, ये वॉल्यूम है, ये लेंथ है। ठीक है, तो हम डिफाइन करेंगे स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ रोटेशन व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन 1 ml ऑफ सोल्यूशन हैविंग लेंथ ऑफ ट्यूब इज 1 डेसीमीटर। दोबारा डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ रोटेशन when 1 gram of substance is dissolved in 1 ml of solution having the length of tube 1 decimeter। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, स्पेसिफिक रोटेशन। अब स्पेसिफिक रोटेशन को हम अलग अलग टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ m की वैल्यू c है, ठीक है, और वॉल्यूम मैंने ले ली 100। ठीक है, कंसंट्रेशन की फॉर्म में ले लिया इसे m को, मास को, तो मेरे पास ये
क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू वॉल्यूम की जगह ले लो 100, सेम नीचे फॉर्मूले में पुट करना है C इंटू एल, ये आ जाएगी फॉर सॉल्यूशंस। ये तो सॉलिड के लिए आ गई, कितने ग्राम लिया, ये किसके लिए आ गई, फॉर सॉल्यूशंस। ठीक है, और अगर मान लो प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड की बात करनी है, उस केस में मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, उसे मैं D से रिप्रेजेंट करूंगी, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, अल्फा L इंटू टी। ये ना नीचे मास है, वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो मेरे पास ये टर्म आ गई, ये क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन, जो किसके बराबर आती है, एंगल ऑफ रोटेशन। अगर m की वैल्यू 1 है, v की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू क्या है, 1 है, तो आपने इसका फॉर्मूला ये वाला याद रखना है, जिसे हम आगे यूज भी करते हैं। डन। नेक्स्ट टर्म इज मोलर रोटेशन, ये स्पेसिफिक रोटेशन थी, नेक्स्ट टर्म है मोलर रोटेशन। मोलर रोटेशन को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, m प्रति। ठीक है, करना क्या है मोलर रोटेशन के लिए, जो आपने स्पेसिफिक रोटेशन निकाली है ना ऊपर, उसे लेना है, उसे 100 से डिवाइड और m से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं उसकी मोलर रोटेशन, मतलब जो आपके पास आया सब्सटेंस, उसकी मोलर वैल्यू क्या है, मॉलिक्यूलर मास, उससे मल्टीप्लाई कर दो और 100 से उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपके पास सब्सटेंस की क्या आ जाएगी, मोलर रोटेशन आ जाएगी। क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास अपनी टर्म मोलर रोटेशन। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म, मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। अभी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, हम इसे कैसे मेजर कर सकते हैं। हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी के पीछे बात कर ली कि हमारे पास एक सोर्स होता है लाइट का, जिससे हम पहले निकोल प्रिज्म से पास करके लाइट को कहते हैं पोलराइज, फिर हमने उसे एक सब्सटेंस में से पास किया, जो उसे किसी ना किसी एंगल से क्या कर देगा, रोटेट कर देगा, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, और इसे हम चेक कर सकते हैं एनालाइजर से। तो ये सेम हम यहाँ पे बना रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक सोर्स ले लिया लाइट का, ये मेरा सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे मैंने पीछे बनाया, इससे हर डायरेक्शन में लाइट आ रही है। ठीक है, मैंने यहां पर एक प्रिज्म रखा इस तरह से, इसने इस लाइट को क्या कर देना, एक डायरेक्शन में पास कर देना। इस तरह से डन। उसके बाद मैंने यहां पे क्या रखना है, एक ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इनकी अंदर की अरेंजमेंट बना रही हूँ, जो सारा यहाँ पे जो मैंने यहाँ सोल्यूशन रखा, सोल्यूशन ने क्या करना है, इसे किसी ना किसी एंगल से रोटेट कर देना, या तो ऐसे राइट और टुवर्ड्स द लेफ्ट। फिर हमने इसे चेक कैसे करना है, यहाँ पे मैंने एक और प्रिज्म रखना है, बिल्कुल पहले की तरह, या तो उसका एक्सिस के पैरेलल होगा या इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई पीस, जिसे हम चेक करेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक अरेंजमेंट के अंदर आ जाएगा हमारा। यहां पर एक स्केल होगा, जिसकी हेल्प से हम इसे क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे एक सर्कुलर स्केल होगा। ठीक है, ये सर्कुलर स्केल इसे पूरा क्या करेगा, रोटेट कर देगा, एनालाइजर की पोजीशन को चेंज करेगा। इस पूरी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पोलराइजर। ये पोलराइजर। ठीक है, ये है हमारा पोलराइजर प्रैक्टिकल, जिसे हम बोलते हैं पोलैरीमीटर। आपके पास सेम चीज आपके एक्सपेरिमेंट में है, प्रैक्टिकल में भी है, पोलैरीमीटर का प्रैक्टिकल, ये आपने फिजिक्स में भी किया हुआ है। ठीक है, करना क्या होगा इसमें, यहाँ पर ये पूरी अरेंजमेंट पोलैरीमीटर की है, ये सब कुछ पोलैरीमीटर में होगा, सिर्फ हमें सोल्यूशन फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, जो भी हम लैंप यूज करेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करेगा। जैसे सोडियम लैंप यूज किया तो उसकी डी लाइन आ गई, तो यहाँ लैंप आ गया हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट। फिर ये पोलैरीमीटर है, पोलैरीमीटर के अंदर की अरेंजमेंट क्या है, यहाँ क्या होगा, प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, यहाँ एक ट्यूब होगी जिसके अंदर आपको सोल्यूशन फिल करना है, यहाँ पर एक एनालाइजर होगा यानी और प्रिज्म होगा,
यहाँ स्केल लगा होगा इस पोलराइजर पे, एनालाइजर पे, जिसे आप रोटेट करोगे। आई पीस है, यहाँ पे आई रखकर इसे चेक करोगे, रीडिंग पढ़ोगे। अब लाइट पास हुई, इसने क्या किया, उसको प्लेन पोलराइज बना दिया। जब वो प्लेन पोलराइज बन गई तो एक्टिव सब्सटेंस में से पास हुई, इस सब्सटेंस ने उसे क्या करना है, रोटेट करना है। रोटेट होगी लाइट। अब एनालाइजर है, हम एनालाइजर को बार बार रोटेट करेंगे। जब एनालाइजर इस लाइट के पैरेलल आ गया, एनालाइजर का एक्सिस लाइट के पैरेलल आ गया, तो लाइट यहाँ से पास हुई, हमें यहाँ पे क्या दिखेगी, थोड़ी ब्राइटनेस दिखेगी। ठीक है, उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा और रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद जैसे ही इसके परपेंडिकुलर जाएगा, हमें क्या दिखेगी, डार्कनेस दिखेगी। ठीक है, तो जब वो इसके पैरेलल आ जाएगा एक्सिस, तब हमें लाइट पास हो जाएगी और लाइट बिल्कुल एज सच दिखाई देगी। जैसे ही परपेंडिकुलर आएगा, वहां पर हमें व्यू क्या आ जाएगा, डार्क हो जाएगा, और हम वहां से क्या पढ़ लेंगे, रीडिंग पढ़ेंगे। इसमें कुछ इस तरह से अरेंजमेंट आती है। अब क्योंकि ये हमारा आई पीस है, तो यहाँ हमें सर्कल्स दिखाई देंगे। ठीक है, पहले सर्कल में फुल ब्राइटनेस होगी। जैसे ही आप उस सर्कल को जो है ना रोटेट करोगे, यानी आपका एनालाइजर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ये जो मैंने स्केल बनाया ना, इसे आप रोटेट करोगे तो आपका एनालाइजर क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। एनालाइजर रोटेट होने के बाद एक हाफ आपको डार्क दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सपोज ये हाफ आपको डार्क दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर आपको फिर से ब्राइटनेस दिखाई देगी, फिर थोड़ा और रोटेट करोगे, फिर आपको दूसरा हाफ क्या आएगा, ब्राइट हाफ दिखाई देने लग जाएगा, और फिर आपके पास आ जाएगी फुल ब्राइटनेस। ठीक है, आपको ये और ये रीडिंग पढ़नी होती है। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, इसके और इसके बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। ठीक है, एक लाइट आई आपको, फिर आपने थोड़ा सा इस स्केल को क्या किया, रोटेट करना शुरू किया। रोटेट किया, परपेंडिकुलर होने शुरू हुए, आपको हाफ सर्कल डार्क दिखने लगा, फिर फुल डार्क, फिर अगला हाफ डार्क दिखेगा, फिर आपको फुल ब्राइटनेस दिखेगी। आपको ये आपकी इनिशियल रीडिंग हो जाएगी। ये आपको पढ़नी है फाइनल रीडिंग। इस इनिशियल और फाइनल रीडिंग को माइनस करेंगे, यहां से हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसे हम अपनी कंसंट्रेशन के साथ लेंगे। हमारा एंगल आ जाएगा यहाँ से, कितने एंगल पे हमारी रोटेशन हुई, फिर हम उसे कंसंट्रेशन के साथ लेके हम क्या निकालेंगे, हमारी स्पेसिफिक रोटेशन। अगर ये जो एंगल की रोटेशन हम निकाल रहे हैं, अगर ये एंगल की रोटेशन आई पॉजिटिव, अल्फा कम आउट टू बी पॉजिटिव, तब हमारा सब्सटेंस क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर ये वैल्यू हमारी आती है नेगेटिव, तो हमारा सब्सटेंस क्या हो जाएगा, हमारा लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट की अरेंजमेंट है, कैसे हम किसी सब्सटेंस की ऑप्टिकल एक्टिविटी को निकालते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट को पोलैरीमीटर, और विद द हेल्प ऑफ पोलैरीमीटर हम सब्सटेंस की ऑप्टिकल एक्टिविटी निकाल सकते हैं कि उसकी स्पेसिफिक रोटेशन कितनी आई। स्पेसिफिक आ गई तो हम उस फॉर्मूले में पुट करके उसकी मोलर रोटेशन भी निकाल सकते हैं। जिसके लिए आपको करना क्या है, कोई भी सोल्यूशन, जैसे जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम यहाँ शुगर सोल्यूशन लेते हैं। शुगर के सोल्यूशन को अलग अलग कंसंट्रेशन पे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ देखो ना कंसंट्रेशन टर्म आती है, तो अलग अलग कंसंट्रेशन पे हम उसे प्रिपेयर करते हैं। अलग अलग कंसंट्रेशन पे लेने के बाद हम उसकी वैल्यू इस तरह से हर कंसंट्रेशन पे चेक करते हैं, फुल और डार्क ब्राइटनेस, ये वाला इनिशियल और फाइनल रीडिंग के माइनस करते हैं। यहाँ से हम अपना अल्फा निकालते हैं। अल्फा निकालने के बाद इसमें हम पुट करते रहते हैं उसे रीडिंग को अपने फॉर्मूले में स्पेसिफिक रोटेशन के। लेंथ हमारी ट्यूब, इसकी लेंथ, जिस ट्यूब के अंदर मैंने सोल्यूशन को फिल किया वहां से मेरी इसकी लेंथ आ जाती है। ठीक है, लेंथ फिल करने के बाद हम यहाँ पर सारी रीडिंग्स को पुट करते हैं। लेंथ हमेशा डेसीमीटर में लेनी है। सब्सटेंस जो आपने बनाया कितने ग्राम लिया, मीन्स से आपने लिया 20 ग्राम शुगर को लेके 100 ml बनाया, तो यहाँ से आपका m की वैल्यू 20 आ गई, v की वैल्यू 100 आ गई। इस तरह से आप mv की वैल्यू लोगे। अल्फा यहाँ से आप निकाल लोगे, लेंथ आप यहाँ से मेजर कर लोगे, इस ट्यूब की लेंथ, इस ट्यूब को पोलैरीमीटर से निकाल के इसकी लेंथ को मेजर कर लेते हैं। और ये हमेशा किस में लेनी है, लेंथ डेसीमीटर में।
ठीक है। डेसीमीटर में लेंथ लेने के बाद कंसंट्रेशन निकालो, यहाँ से इस तरह से रोटेशन करके एंगल्स को चेक करो। एंगल चेक करने के बाद सारी रीडिंग को अपने स्पेसिफिक रोटेशन के फॉर्मूले में पुट करो और वहां से आप क्या निकालोगे, स्पेसिफिक रोटेशन। और अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको पूछ ले कि मोलर रोटेशन भी बताओ, तो इसी वैल्यू को उसके मोलर मास से, मतलब जो भी सब्सटेंस आपने लिया उसके मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कि जो आपने सब्सटेंस लिया उसका मोलिकुलर मास पुट करो और अपना क्या आ जाएगी, आपके पास मोलर रोटेशन आ जाएगी। तो ये था हमारा टॉपिक ऑप्टिकल एक्टिविटी और उसकी मेजरमेंट। डन, थैंक यू।